बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पीटीआई के लिए 3 बुरी खबरें। अडियाला जेल में 2 अहम मुकदमात की समाअत हो रही है। एक समाअत कल रात गए तक चलती रही और साइफर केस में इमरान खान का जेल ट्रायल बड़ी तेजी से हो रहा है। ये केस कब अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचेगा, इस पे भी बात होगी। इसके अलावा अडियाला जेल के बाहर से शाह महमूद कुरैशी को गिरफ्तार कर लिया गया और इनकी गिरफ्तारी किस मुकदमे के तहत हुई है, अडियाला जेल के बाहर एक तमाशा लगा, वीडियोस वायरल हुई, उस पर भी बात होगी। और उसके अलावा टैक्स चोरी का एक बहुत बड़ा स्कैंडल सामने आया। 2-4 नहीं, दर्जनों नहीं, सैकड़ों नहीं, बल्कि हजारों की तादाद में सियासतदान जो हैं वो डिफॉल्टर्स निकले। ना सिर्फ ये, बल्कि एक इदारा ऐसा है जिसका काम सियासतदानों की टैक्स की जांच पड़ताल करना है, जो किसी भी वक्त किसी को भी टैक्स ना देने पे नाअहल कर सकता है, कार्रवाई कर सकता है। और इस इदारे का सरबराह जो है वो खुद टैक्स डिफॉल्टर है। वो कौन सा इदारा है और कौन सा सरबराह है, और इस बारे में अभी आपको तफसील बताऊंगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिएगा और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। सबसे पहले साइफर की बात करनी है, जिसका केस का ट्रायल जो है वो रोज की बुनियाद पे हो रहा है। तो झैली अदालतों में तो छुट्टियां हैं, लेकिन स्पेशल केसेस और अहम केसेस पे समाअत हो रही है और इस केस में भी रोज की बुनियाद पे समाअत हो रही है। 21 गवाहान के बयानात रिकॉर्ड हो चुके हैं और अब इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के वकला ने गवाहों पे जरा करनी, जिसमें वकला की तरफ से सुस्ती दिखाई जा रही है। अब बजाय इसके कि जरा करके सफाई पेश की जाए, इस केस का ट्रायल रोकने के लिए दरखास्तें दायर की जा रही है। FIA के प्रोसिक्यूटर के मुताबिक अब तक इमरान खान की तरफ से 40 मुतफर्रिक दरखास्तें दायर हो चुकी हैं कि इस केस का ट्रायल रोका जाए। तो सिर्फ कल के दिन इमरान खान के वकला ने गवाहों पे जरा करनी थी, लेकिन उन्होंने 6 दरखास्तें दायर कर दी। तो एक दरखास्त सर्दियों में छुट्टियों के हवाले से की गई कि छुट्टियों में केस नहीं सुना जाना चाहिए। एक दरखास्त वकील का कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल के बायस मुलतवी करने की थी, क्योंकि इस केस में इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के वकील जो है वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, इसलिए उन्होंने केस की समाअत मुलतवी करने की दरखास्त दायर कर दी। तो एक दरखास्त मीडिया को अंदर आने की इजाजत देने के हवाले से की गई। तो अब इस केस में पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने वाज़ेह किया कि अगर इमरान खान के वकील नहीं आते और मुकदमा इल्तवा का शिकार होता है तो सरकारी वकील के जरिए केस को आगे बढ़ाया जा सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो आप देखेंगे कि अगले चंद दिनों में साइफर केस ही खत्म हो जाएगा और इमरान खान को सजा भी हो जाएगी। और फिर किसी और अदालत में दरखास्त दायर होगी कि हमारे साथ जुल्म हो गया जी, हमारे वकला को नहीं सुना गया। जिस तरह आपने देखा ना तोशाखाना केस में कि इमरान खान उसके वकला पहले पेश नहीं होते थे, ना इमरान खान पेश होता था ना वकील उसके, और जब सजा होगी तो कह गए तो हमें तो सुना ही नहीं किया। अब दूसरी बुरी खबर जो है शाह महमूद कुरैशी की गिरफ्तारी के हवाले से है। सुप्रीम कोर्ट से साइफर केस में शाह महमूद कुरैशी की जमानत मंजूर हुई थी, लेकिन इनकी रिहाई की रोककार जारी नहीं हुई क्योंकि दरमियान में अदालतें बंद हो गई थी। फिर 25 दिसंबर की छुट्टी आ गई। इसके बाद एक DC रावलपिंडी की तरफ से नोटिफिकेशन आया, जिसके बाद शाह महमूद कुरैशी को 15 दिन के लिए नजरबंद कर दिया गया। सुबह वो रिहा हुए, लेकिन अडियाला जेल के दरवाजे पर जैसे ही पहुंचे सामने पुलिस की भारी नफरी तैनात थी और गिरफ्तारी के लिए उनका इंतजार करी थी। अब वीडियो में आप देख सकते हैं कि शाह महमूद कुरैशी पहले अपनी जेब से कोई कागज निकाल के दिखाते हैं। वो शायद अदालती ऑर्डर्स हैं जो अडियाला जेल हुकाम को मौसूल हुए। इसके बाद वो सर कह के पुलिस से मुखातिब होते हैं, लेकिन कुछ ही लम्हे में उनको एक पुलिस वाला पकड़ लेता है और वे पूरी नफरी उनको जकड़ लेती है और धक्के मारकर बख्तरबंद गाड़ी के दरवाजे तक ले जाया जाता है। वहां जाके जो मीडिया के कुछ खड़े हुए अफराद उनको कहते हैं कि जी मुझे सुप्रीम कोर्ट ने जमानत पर रिहा किया और ये जुल्म है, मुझे कौम की खिदमत करने पर सजा दी जा रही है। उनको फिर बख्तरबंद गाड़ी में बिठा दिया जाता है। आज शाह महमूद कुरैशी को थाना आरे बाजार और थाना सदर बैरूनी पुलिस ने गिरफ्तार किया और पुलिस के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी की नजरबंदी ऑर्डर्स में शाह महमूद कुरैशी से 9 मई वाकयात से मुतल्लिक तफ्तीश करने को कहा गया। तो अब इस गिरफ्तारी के बाद इनसे तफ्तीश होगी, साइफर केस का ट्रायल भी चलेगा। तो इस सारी सूरत हाल से यह लग रहा है कि शाह महमूद का मुस्तकबिल करीब में जेल से बाहर आना या फिर इनका PTI की इलेक्शन कैंपेन को लीड करना नामुमकिन सी बात लग रही है। तीसरी बुरी खबर जो है वो अडियाला जेल में होने वाली तौहीन इलेक्शन कमीशन की समाअत है। और आपको याद होगा कि इमरान खान, असद उमर, फवाद चौधरी तीनों ने इलेक्शन कमिश्नर को गालियां भी दी थी और चीफ इलेक्शन कमीशन के घर वालों के बारे में नामुनासिब कलमात भी कहे थे। तो उन्हें एक मखसूस जमात का गुलाम कहा गया था। इस पर इनके खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई हो रही है और इसकी समाअत भी अडियाला जेल में होनी है और केस तकरीबन आखिरी मरहले में है। इमरान खान पे बस फर्द जुर्म आयद होनी है, फर्द जुर्म आयद होगी, फिर ट्रायल होगा और अगर इसमें तौहीन साबित हो गई तो इमरान खान को और फवाद चौधरी वो डब्बू को 3-3 साल कैद और नाअहली यकीनी है।
لیکن ٹیکس چوری کے سب سے بڑے اسکینڈل کے بارے میں شروع میں نے ذکر کیا تھا، اس کی تفصیل دیکھیں تو یہ تاریخ کا سب سے بڑا اسکینڈل آپ کو نظر آئے گا، کیونکہ جنرل الیکشن 2024 کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کروانے والے 5000 سے زیادہ امیدواروں کے ایف بی آر سے رجسٹرڈ نہ ہونے کا بھی انکشاف ہے۔ 28,626 میں سے 5000 سے زیادہ کاغذات جمع کروانے والے امیدوار ایف بی آر کے سسٹم سے ہی باہر ہیں۔ باقی 23,000 جو ہیں وہ ان کے پاس این ٹی این یعنی نیشنل ٹیکس نمبر موجود ہے، لیکن اس میں سینکڑوں ٹیکس ڈیفالٹرز ہیں۔ اب اگر آپ پاکستان کے سیاسی نظام کو دیکھیں تو اس میں کوئی بھی شخص جو انتخابی سیاست کرتا ہے اس پر اربوں نہیں تو کروڑوں کی تو جائیدادیں ضروری ہے نا۔ وہ ایک سیٹ پر الیکشن لڑنے کے لیے کروڑوں خرچ کرتا ہے، پاکستان میں مڈل کلاس طبقہ تو 1% سے بھی کم ہے۔ تو باقی سب کے سب وہ ہیں جو بڑے ہیں مگر مچ ہوتے ہیں، اور ان سیاستدانوں کا ٹیکس نیٹ میں نہ آنا ہی اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں یا ہمارے معاشی مسائل حل کیوں نہیں ہو رہے۔ تو اب اصولی طور پر الیکشن کمیشن کو چاہیے ان تمام کے تمام امیدواروں کے کاغذات نامزدگی کینسل کر دے، اور جب تک یہ اگلا پچھلا سارا ٹیکس اور فائن نہیں ادا کرتے تب تک ان کو کوئی کسی قسم کا الیکشن لڑنے کی اجازت نہ دی جائے، کیونکہ کل انہی لوگوں کو ایوانوں میں آنا ہے۔ معیشت ٹھیک ہونے نہ ہونے کے رونے روتے رہتے ہیں، اب پاکستان کی عوام کے لیے یہ قانون سازی کرتے ہیں۔ جو لوگ خود قانون سے اپنے آپ کو بالاتر سمجھتے ہیں وہ قانون کیسے اچھا بنائیں گے؟ تو الیکشن کمیشن کو دوسرا کام یہ کرنا چاہیے کہ بینک ڈیفالٹر یا پھر بلز اور ٹیکس کی ادائیگی نہ کرنے والے ان کی تفصیلات جو ہیں ویب سائٹ پر ڈال دینی چاہیے، کہ جو کہ اب تک نہیں ڈالی گئی۔ عدالت نے 2013 میں ڈیٹا بیس بنانے کے احکامات جاری بھی کر رکھے، اور اگر ویب سائٹ پہ تفصیلات موجود نہیں ہوں گی پھر یہ لوگ کیسے ان پہ اعتراضات اٹھائیں گے؟ لوگوں کو بھی تو پتا چلنا چاہیے کہ ان کے مستقبل کے فیصلے کرنے والے خود ٹیکس چور اور ڈیفالٹر ہیں۔ بلکہ الیکشن کمیشن سے کس چیز کی توقع ہو سکتی ہے، کیونکہ معینہ طور پہ الیکشن کمیشن کے سربراہ یعنی چیف الیکشن کمیشن خود ڈیفالٹر ثابت ہوئے ہیں۔ امیدواروں کو عام انتخابات میں ڈیفالٹر ہونے پہ نااہل کرنے والے چیف الیکشن کمشنر سلطان راجہ خود ڈیفالٹر نکلے ہیں۔ نومبر 2011 سے 46,000 روپے وزارت ہاؤسنگ کو نہیں دیا۔ وزارت ہاؤسنگ نے بار بار ان کو یقین دہانی بھی کرائی لیکن انہوں نے کوئی جواب بھی نہیں دیا۔ یہاں تو آوے کا آوے بگڑا ہوا ہے، کسے وکیل کریں، کس سے منصفی بنائیں۔ الیکشن کمیشن کی طاقت کو اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ پچھلے 1 مہینے سے الیکشن کمیشن نے اسلام آباد کے 2 افسران کو عہدے سے ہٹانے کا حکم دے رکھا ہے۔ عہدے سے ہٹانے کا نوٹیفیکیشن جاری ہو چکا ہے، لیکن وہ اپنے عہدوں پہ کام کر رہے ہیں، فی الحال بالکل کام کر رہے ہیں۔ تو آپ اس سے آپ سوچ لیں کہ اس ملک میں نہ اداروں کی سنی جاتی ہے نہ افراد کی سنی جاتی ہے توسیع کی، کہ جو چور ہے وہ چکا ہے، لچا ہے، اور جنہ لچا اور نہ اچا۔ یہی پاکستان کا حال ہے، لوٹ کر کھا گئے ہیں اس کو سارے۔ ٹیکس چور ہیں، ڈیفالٹر ہیں، اور اگر ٹیکس دیتا ہے تو وہ صرف نوکری پیشہ آدمی دیتا ہے، اور جو کاروباری آدمی ٹیکس دیتا ہے وہ صرف اتنا ہے کہ وہ شہیدوں میں اس کا نام لکھا جائے، ورنہ سب کو پتا ہے کہ یہاں پہ عقائد کیا ہے۔ 24 کروڑ کی آبادی اور چند لاکھ ٹیکس دینے والے، حقیقت آپ کے سامنے ہے۔ اس چینل کو سبسکرائب کریے گا، بیل آئیکن کو پریس کریے گا۔ انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔